Good morning, students. Today we are discuss components of demand foreign exchange. Why is foreign exchange demanded? तो फर्स्ट पॉइंट है इसमें रीपेमेंट ऑफ इंटरनेशनल लोन। इंटरनेशनल लोन की रीपेमेंट करने के लिए क्या है, फॉरेन करेंसी की रिक्वायरमेंट होती है। फॉर एग्जांपल, अगर इंडिया ने किसी अदर कंट्री से क्या है लोन लिया है या बोरोइंग्स ली हैं, तो उसकी रीपेमेंट करने के लिए उसी करेंसी की क्या होगी, रिक्वायरमेंट होगी। मान लो कि सपोज करो यूएसए से अगर इंडिया ने लोन या बोरोइंग्स ली हैं, तो रीपेमेंट करने के लिए क्या है, डॉलर की रिक्वायरमेंट होगी, क्योंकि यूएसए की जो करेंसी है वो क्या है, डॉलर है। तो इंटरनेशनल लोन की रीपेमेंट करने के लिए क्या है, फॉरेन एक्सचेंज की रिक्वायरमेंट होती है। सेकंड है इन्वेस्टमेंट इन द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। अगर अदर कंट्री में इन्वेस्टमेंट करना है तो उस कंट्री की करेंसी की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, मान लो इंडिया के इन्वेस्टर जो है वो अदर कंट्री में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो अदर कंट्री में इन्वेस्टमेंट करेंगे तो अदर कंट्री की करेंसी की रिक्वायरमेंट होती है। इम्पोर्ट्स, we imported goods and the service from the rest of the world. It's require foreign exchange because the payment for import are made for the foreign exchange only. ठीक है, अदर कंट्री से इम्पोर्ट्स किए जाएंगे तो इम्पोर्ट्स की पेमेंट करने के लिए क्या है, अदर करेंसी या फॉरेन एक्सचेंज की रिक्वायरमेंट है। डायरेक्ट परचेज अब्रोड, अगर अदर कंट्री में डायरेक्ट परचेजिंग होती है, फॉरेन एक्सचेंज इज नीडेड टू मेक डायरेक्ट परचेज abroad because people from our country visit other country of the world as a tourist. अगर मान लो कि यहाँ से हमारी कंट्री के लोग यहाँ दूसरी कंट्री में एज ए टूरिस्ट जाते हैं, तो वहाँ जाएंगे, या फिर वे दे आल्सो गो अब्रोड फॉर स्टडी पर्पज़ के लिए या मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए। तो जिस कंट्री में वो जा रहे हैं उस कंट्री की क्या है, करेंसी की रिक्वायरमेंट होती है उन्हें, क्योंकि अगर वहाँ पे कुछ परचेज करना चाहेंगे तो वहीं उसी कंट्री की करेंसी ही वहाँ पर चलेगी, इंडियन रुपीज़ वहाँ पर नहीं चलेगा। इसलिए डायरेक्ट परचेज अब्रोड, यानी कि दूसरे देशों में जब एज ए टूरिस्ट, एज ए स्टूडेंट या एज फॉर मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए अगर कोई पर्सन इंडिया से अदर कंट्री में विजिट करता है, तो अदर कंट्री की करेंसी की क्या होती है, उसे रिक्वायरमेंट होती है। Grants and donation to the rest of the world also contribute to the demand for foreign exchange. अगर अदर कंट्री को क्या है, ग्रांट या डोनेशन देनी है, तो उसी की करेंसी में हम क्या है, ग्रांट एंड डोनेशन देंगे। तो इसलिए क्या है, अदर कंट्री की करेंसी की या फॉरेन एक्सचेंज की रिक्वायरमेंट होती है। इसमें यहाँ गिवन भी है, ग्रांट एंड डोनेशन टू ए कंट्री आर ऑफन मेड इन टर्म ऑफ करेंसी ऑफ दैट कंट्री एक्सेप्टेड करेंसी लाइक यूएस डॉलर, यानी कि इन टर्म ऑफ सम इंटरनेशनली एक्सेप्टेड करेंसी लाइक यूएस डॉलर। यूएस डॉलर जो है ना, उसको है एक मोस्टली कंट्री क्या है, उसको एक्सेप्ट करती है। मोस्टली कंट्रीज़ में क्या है, यूएस डॉलर चलता है और ईजिली उसको एक्सेप्ट कर लिया जाता है। तो ग्रांट एंड डोनेशन देने के लिए अगर हम किसी कंट्री को ग्रांट या डोनेशन देना चाहता है इंडिया, और वो रुपीज़ में देगा, तो वो एक्सेप्ट नहीं करेगा। वो तभी एक्सेप्ट करेगा या तो उसको यूएस डॉलर में मिले या फिर उस कंट्री की करेंसी के रूप में उसे मिले। तो इस पर्पज़ के लिए भी क्या है, फॉरेन एक्सचेंज की रिक्वायरमेंट होती है, डिमांड की जाती है। नेक्स्ट है बेटा इसमें पेमेंट ऑफ इनकम। तो डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज इन द डोमेस्टिक इकोनॉमी आल्सो अराइज फॉर द पेमेंट ऑफ द फैक्टर इनकम विच आर रिपेट्रिएटेड अब्रोड। इट इज़ लाइक फैक्टर इनकम टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। जैसे मान लो कि सपोज करो अदर कंट्री के लोग यहाँ पे इंडिया में क्या है, वर्क कर रहे हैं। ठीक है, जब उनको सैलरी दी जाती है और उन्हें अपनी सैलरी क्या है, अपनी कंट्री में सेंड करनी है अपनी फैमिली के पास, तो वो रुपीज़ में अपनी करेंसी को मतलब सैलरी को सेंड नहीं करेंगे, उसे अपनी कंट्री की करेंसी की रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि वहाँ पे तो वही करेंसी चलेगी। इसलिए भी क्या होती है, फॉरेन एक्सचेंज की रिक्वायरमेंट होती है। यानी कि जो बाहर से जो व्यक्ति दूसरी अदर कंट्री से यहाँ पे आके इंडिया में वर्क कर रहा है, तो जब वो अपनी सैलरी या इनकम को अपनी फैमिली के पास सेंड करता है, तो वो क्या है, फॉरेन एक्सचेंज की डिमांड करता है। नेक्स्ट है स्पेकुलेटिव ट्रेडिंग। इसमें क्या होता है, फॉरेन एक्सचेंज इन टर्म ऑफ स्ट्रॉन्ग करेंसी लाइक यूएस डॉलर, ठीक है, इज हेल्ड डिमांडेड बाय द पीपल फॉर पर्पज ऑफ द स्पेकुलेटिव ट्रेडिंग। स्पेकुलेटिव ट्रेडिंग के लिए भी फॉरेन एक्सचेंज की डिमांड की जाती है
ऑफन मोर ऑफ फॉरेन एक्सचेंज इज हेल्ड व्हेन द एक्सचेंज रेट इज़ लो। जब फॉरेन एक्सचेंज रेट कम होती है तो उस टाइम पे क्या है, फॉरेन एक्सचेंज करेंसी लोगों के द्वारा परचेज की जाती है, और जब फॉरेन एक्सचेंज रेट क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है, उस टाइम पे इस जो फॉरेन एक्सचेंज लोगों ने परचेज किया था उसको वो सेल कर देते हैं। तो स्पेकुलेटिव पर्पज़ के लिए भी लोग क्या करते हैं, फॉरेन एक्सचेंज की डिमांड करते हैं, यानी कि एक्सचेंज रेट पे फॉरेन एक्सचेंज को परचेज कर लिया जाता है और हाई एक्सचेंज रेट पे फॉरेन एक्सचेंज को सेल कर दिया जाता है। और मोस्टली इसमें यूएस डॉलर को ही क्या किया जाता है, परचेज एंड सेलिंग चलती है, क्योंकि यूएस डॉलर क्या है, एक स्ट्रॉन्ग करेंसी है इंटरनेशनल लेवल पे। नेक्स्ट इसमें ये सभी जो पॉइंट्स थे आपके डिमांड की, फॉरेन एक्सचेंज की क्यों डिमांड की जाती है, ठीक है। नेक्स्ट है कंपोनेंट्स ऑफ सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज या फॉरेन करेंसी। कंपोनेंट्स हैं सप्लाई, फॉरेन एक्सचेंज की सप्लाई कहाँ कहाँ से होगी, या सोर्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, ठीक है। अगर आप लोगों ने डिमांड के अगर पॉइंट्स अच्छे से किए हैं तो बेटा बिल्कुल उसका अपोजिट करोगे तो आपको सप्लाई सोर्स मिल जाएंगे। फिर भी एक दो पॉइंट अलग होगा, कुछ डिमांडेड के पॉइंट होंगे। जैसे डिमांड में हमने किया था इम्पोर्ट्स, कि इम्पोर्ट्स हमने किए हैं तो उसकी पेमेंट करने के लिए हम फॉरेन एक्सचेंज की डिमांड करेंगे। अब नेक्स्ट है जैसे एक्सपोर्ट, जैसे अगर हम दूसरी कंट्री को क्या कर रहे हैं, एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो उसके बदले में हम क्या कर वहाँ से फॉरेन एक्सचेंज ले सकते हैं, ठीक है। यानी कि एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विस इज एन इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। अगर हम किसी अदर कंट्री को क्या करें, एक्सपोर्ट करें, तो उसके बदले में एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विस फ्रॉम इंडिया टू ऐसे वुड मीन सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज टू इंडिया। जो एक्सपोर्ट किया है, जितना एक्सपोर्ट किया है उसके बदले में हम क्या कर सकते हैं, फॉरेन एक्सचेंज की डिमांड कर सकते हैं, मतलब सप्लाई हमारे पास आ जाएगी, वो पेमेंट करेंगे तो उसमें हम कह सकते हैं कि उनको पेमेंट जो है यूएस डॉलर में कर दो तो फॉरेन एक्सचेंज हमें मिल जाएंगे। नेक्स्ट है इन्वेस्टमेंट फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। जो इन्वेस्टमेंट फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड है, जैसे FII है एंड FDI है, यानी कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट FDI, और FII है फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट। अगर ये दो इन्वेस्टमेंट हमारी कंट्री में होंगे तो ये यहाँ पे आकर इन्वेस्टमेंट करेंगे तो ये फॉरेन एक्सचेंज जो है वो लेके आएंगे, और यहाँ इन्वेस्टमेंट करने के लिए क्या है, उन्हें रुपीज़ की रिक्वायरमेंट है, तो उसके बदले में वो रुपीज़ लेंगे और हमें क्या करेंगे, फॉरेन एक्सचेंज प्रोवाइड करेंगे। तो इससे क्या होगा, हमारी कंट्री में फॉरेन एक्सचेंज का फ्लो है वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। Investment from the rest of the world is another important source of supply of foreign exchange. Lots of foreign exchange flow from developed country to underdeveloped country through this channel of economic activity. यानी कि lots of जो foreign exchange का जो flow होगा डेवलप कंट्रीज से अंडर डेवलप कंट्रीज़ में, उसका जो वे है वो यही है कि FII और FDI के थ्रू ही ऐसा पॉसिबल होता है कि जो डेवलप कंट्री हैं वो क्या करती हैं, अंडर डेवलप कंट्रीज़ में इन्वेस्टमेंट करेंगी, तो अंडर डेवलप कंट्रीज़ में इन्वेस्टमेंट करेंगी तो कहीं ना कहीं वो फॉरेन एक्सचेंज हमारे कंट्री में आएगा, ठीक है, या अंडर डेवलप कंट्रीज़ कोई भी हो सकती है उस कंट्री में जाएगा। तो ये क्या है, सप्लाई का एक सोर्स है फॉरेन एक्सचेंज का। नेक्स्ट डायरेक्ट परचेज बाय द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। अब डायरेक्ट परचेज बाय द रेजिडेंट ऑफ द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड आल्सो कंट्रीब्यूट टू द फ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज फ्रॉम द रेस्ट द वर्ल्ड टू द डोमेस्टिक इकोनॉमी। अब अदर कंट्री के लोग यहाँ पे आएंगे तो यहाँ की गुड्स परचेज करना चाहेंगे तो उसे हमारी करेंसी की रिक्वायरमेंट होगी, इंडियन रुपीज़ की, तो वो अपनी कंट्री की जो करेंसी है वो हमें देंगे, हम उसके बदले में क्या है, फॉरेन एक्सचेंज डोमेस्टिक करेंसी प्रोवाइड करेंगे। नेक्स्ट है इसके अंदर बेटा लोन फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। अगर इंटरनेशनल लेवल पे इंडिया ने लोन लिया है तब भी क्या है, फॉरेन एक्सचेंज की सप्लाई होगी। इट रेफर टू बोरोइंग फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। ए लोन फ्रॉम UK वुड मीन फ्लो ऑफ द UK पौंड और फ्रॉम UK टू इंडिया। इट कॉन्ट्रीब्यूट टू सप्लाई फॉरेन एक्सचेंज इन टू इंडिया, ठीक है। नेक्स्ट इसमें ग्रांट एंड डोनेशन फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। जब ग्रांट एंड डोनेशन फ्रॉम द रेस्ट ऑफ वर्ल्ड आल्सो द सोर्स ऑफ सप्लाई फॉरेन एक्सचेंज, दूसरी कंट्री से जो ग्रांट एंड डोनेशन मिलेगी वो भी क्या है, फॉरेन एक्सचेंज की सप्लाई करेगी। ए सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज फ्लो फ्रॉम रिच टू द पुअर कंट्री ऑफ द वर्ल्ड बाय वे ग्रांट एंड डोनेशन। यानी कि जो
रिच कंट्री है वो पुअर कंट्री को जो ग्रांट एंड डोनेशन देती है, तो उससे भी क्या होता है, फॉरेन एक्सचेंज की सप्लाई रिच कंट्री से पुअर कंट्री में होती है। नेक्स्ट है इनकम रिसिप्ट। फॉरेन एक्सचेंज आल्सो फ्लो फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड टू द डोमेस्टिक इकोनॉमी बाय वे ऑफ इनकम रिसिप्ट। ठीक है, यानी कि अब हमारी कंट्री के लोग अदर कंट्री में जाके वर्क कर रहे हैं, तो वहाँ से वो क्या करेंगे, उस कंट्री की जो इनकम है या उनको जिसमें डॉलर में सैलरी मिलती है या किसी भी उसमें सैलरी मिलती है, तो वो यहाँ पे सेंड करेंगे और यहाँ उनकी फैमिली को क्या है, डोमेस्टिक करेंसी के रूप में वो इनकम प्रोवाइड कर दी जाएगी। तो दीज रिसिप्ट रेफर टू रिसिप्ट ऑफ फैक्टर इनकम फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। नेक्स्ट है रिमेंटेनेंस बाय द नॉन रेजिडेंट्स। जो NRI वगैरह जो होते हैं आर एन इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ सप्लाई रिसिप्ट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। सच रिमेंटेनेंस आर इंडीड ए सिग्निफिकेंट कंपोनेंट्स ऑफ सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज इन डेवलपिंग इकोनॉमिक लाइक इंडिया। जैसे कि जो NRI वगैरह जो होते हैं, जो यहाँ पे इंडिया में आए हुए हैं, तो वो यहाँ पे आके क्या करते हैं कि उन्हें वो अपनी करेंसी लेके आते हैं, जैसे जहाँ से भी वो आए हैं, तो इसके लिए वो क्या करेंगे, अपनी करेंसी यहाँ लेके आएंगे, तो इंडिया को क्या है, वो करेंसी मिलेगी और वो हमारी डोमेस्टिक करेंसी का यूज करेंगे। तो इससे भी क्या होगा, कि फॉरेन एक्सचेंज की सप्लाई इंडिया में इंक्रीज होगी। नेक्स्ट है बेटा इसके अंदर फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। तो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट्स मीन या फॉरेन एक्सचेंज मार्केट्स रेफर टू द मार्केट फॉर नेशनल करेंसी ऑफ डिफरेंट कंट्री इन द वर्ल्ड। फॉरेन एक्सचेंज मार्केट वो मार्केट होता है जहाँ पे क्या होता है, डिफरेंट कंट्रीज़ की नेशनल इनकम होती है। ठीक है, इट इज़ सेंटर ऑफ द ट्रेड फ्रॉम डिफरेंट करेंसी। ये इसे हम सेंटर कह सकते हैं जहाँ पे डिफरेंट करेंसी का ट्रेड किया जाता है। बायर एंड सेलर इन फॉरेन एक्सचेंज मार्केट विश टू बाई एंड शेल फॉरेन एक्सचेंज। जो बायर एंड सेलर होते हैं वो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में क्या करते हैं, बाई करते हैं और सेल करते हैं फॉरेन एक्सचेंज को। ठीक है, अब इसके टाइप्स आते हैं बेटा। फंक्शन है, फर्स्ट है ट्रांसफर फंक्शन। ट्रांसफर फंक्शन इट इम्प्लाइड ट्रांसफर ऑफ परचेजिंग पावर इन टर्म ऑफ फॉरेन एक्सचेंज अक्रॉस डिफरेंट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। इसका मीनिंग ये है कि बेटा कि जो ट्रांसफ़र पावर परचेजिंग पावर है, परचेजिंग पावर का क्या होता है, ट्रांसफ़र हो जाता है इन टर्म ऑफ फॉरेन एक्सचेंज में अक्रॉस डिफरेंट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। जैसे कि मान लो कि सपोज करो हमारी जो जैसे डोमेस्टिक करेंसी रुपीज़ है, ठीक है, रुपीज़ जो है वो अदर कंट्री में नहीं चलती। अब इसके लिए अगर मान लो कि मुझे अदर कंट्री से गुड्स परचेज करनी पड़ेंगी, तो मैं क्या करूँगी, जो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट है उसमें मैं अपनी करेंसी को कन्वर्ट करवा लूँगी अदर करेंसी के अंदर। मान लो कि मैंने US डॉलर में क्या है उसको कन्वर्ट करवा लिया। अब मैं इस US डॉलर से क्या कर सकती हूँ, अदर कंट्री में भी गुड्स परचेज कर सकती हूँ। तो मेरी परचेजिंग पावर क्या हो गई है, ट्रांसफ़र हो गई है। यानी कि पहले तो मैं ओनली इंडिया में ही परचेज कर पा रही थी, रुपीज़ जो है इंडिया की करेंसी इंडिया में ही परचेज कर पा रही हूँ, या वर्ल्ड में हो सकता है 1-2 और कंट्रीज़ है जहाँ पे क्या है रुपीज़ चलता है, तो उससे मैं ओनली इतना ही था। लेकिन अब मैंने उसको क्या है रुपीज़ को डॉलर में कन्वर्ट करवाया, तो मैं अदर कंट्रीज़ में भी क्या कर सकती हूँ, परचेजिंग कर सकती हूँ। तो इससे क्या होगी, परचेजिंग पावर मेरी ट्रांसफ़र हो गई है। ठीक है, फॉरेन एक्सचेंज मैं डिफरेंट कंट्रीज़ में क्या कर सकती हूँ, गुड्स परचेज कर सकती हूँ। क्रेडिट फंक्शन, क्रेडिट फंक्शन में ये है बेटा, इट इम्प्लाइज प्रोविजन ऑफ क्रेडिट इन टर्म ऑफ फॉरेन एक्सचेंज फॉर द एक्सपोर्ट इम्पोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विस अक्रॉस डिफरेंट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। फॉरेन एक्सचेंज मार्केट से क्या बेनिफिट हो जाता है कि जैसे हम गुड्स का एक्सपोर्ट या इंपोर्ट करते हैं, मान लो कि मैंने इंपोर्ट किया है अदर कंट्रीज से, अब मैं इंपोर्ट करूँगी तो उस कंट्री को मुझे पेमेंट करनी पड़ेगी, और पेमेंट करने के लिए मुझे कंट्री की करेंसी की रिक्वायरमेंट होगी या फिर मुझे डॉलर की रिक्वायरमेंट होगी। तो वो मुझे कहाँ से मिलेगा, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट से। तो क्रेडिट फैसिलिटी भी मिल सकती है, मैं इस मार्केट से क्या है लोन भी ले सकती हूँ इंपोर्ट की पेमेंट करने के लिए। हेजिंग फंक्शन बेटा ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हेजिंग फंक्शन इसके अंदर, और इसमें क्या होता है, इट इम्प्लाइज प्रोटेक्शन अगेंस्ट रिस्क रिलेटेड टू वेरिएशन इन फॉरेन एक्सचेंज रेट। फॉरेन एक्सचेंज रेट में जो वेरिएशन होने वाला है उसके कारण जो रिस्क अराइज होगा उससे प्रोटेक्ट करता है हेजिंग फंक्शन। इसका मीनिंग क्या होता है, इट एक्सचेंज रेट इज लॉक्ड फॉर द फ्यूचर सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज।
एक्सचेंज रेट को क्या कर दिया जाता है, लॉक्ड कर दिया जाता है फॉर द फ्यूचर सप्लाई ऑफ द फॉरेन। सिंपल सा मीनिंग ये है बेटा इसके अंदर कि क्या किया जाता है कि प्रेजेंट में ही उसकी तैयारी कर ली जाती है, प्रेजेंट में ही एग्रीमेंट हो जाता है कि फ्यूचर में मुझे इतनी फॉरेन एक्सचेंज की रिक्वायरमेंट है और जो एक्सचेंज रेट है वो आज प्रेजेंट की रहेगी। तो इससे क्या है, फ्यूचर में जो रिस्क होने वाला है, यानी कि फ्यूचर में ऐसा लगता है कि जो फॉरेन करेंसी है उसकी जो वैल्यू है वो हाई होने वाली है या एक्सचेंज रेट जो है वो इंक्रीज होने वाली है। तो इसका मीनिंग क्या है कि प्रेजेंट में ही हम एग्रीमेंट कर ले तो फ्यूचर के रिस्क से हम क्या है, बच सकते हैं। इसे कहा जाता है बेटा हेजिंग फंक्शन। ऑपरेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, तो इसमें दो मार्केट आएंगे, स्पॉट मार्केट और फॉरवर्ड मार्केट। फर्स्ट है इसमें स्पॉट मार्केट, तो इसके हमें करंट मार्केट भी कहते हैं स्पॉट मार्केट को। तो इसमें क्या है, प्रेजेंट में ही एग्रीमेंट है और प्रेजेंट में ही ट्रांजैक्शन हो जाती है। स्पॉट मार्केट फॉर एक्सचेंज इज दैट मार्केट विच हैंडल ओनली स्पॉट ट्रांजैक्शन या करंट ट्रांजैक्शन। जिस मार्केट में स्पॉट ट्रांजैक्शन या करंट ट्रांजैक्शन आती है उसी को हम क्या करेंगे, स्पॉट मार्केट। ठीक है, इसकी दो प्रिंसिपल कैरेक्टरिस्टिक हैं। फर्स्ट क्या है, इन टर्म ऑफ पीरियड ऑफ ट्रांजैक्शन स्पॉट मार्केट इज ओनली डेली नेचर। ठीक है, क्योंकि देखो करंट से बात की है तो डेली नेचर की बात आ जाती है, इसमें डेली की जो ट्रांजैक्शन होती हैं। इट डज नॉट ट्रेड इन फ्यूचर डिलीवरीज, फ्यूचर की डिलीवरी से इसका कोई कनेक्शन नहीं होता है। द रेट ऑफ एक्सचेंज विच डिटरमाइन इन द स्पॉट मार्केट इज नॉन स्पॉट रेट एक्सचेंज। ठीक है, स्पॉट मार्केट के अंदर जो रेट ऑफ एक्सचेंज डिटरमाइन होती है उसको कहा जाता है स्पॉट रेट ऑफ एक्सचेंज। द स्पॉट रेट ऑफ एक्सचेंज is that rate which prevail at the time when transaction are made. Next है forward market. Forward market is that market या forward market for exchange is that market which handles such transaction of foreign exchange that are meant for future deliveries. ठीक है, जो फ्यूचर डिलीवरी से रिलेटेड है ट्रांजैक्शन, उससे रिलेटेड जो मार्केट है वो क्या है, फॉरवर्ड मार्केट होता है। इनके जो सच ट्रांजैक्शन आर साइन टुडे, ये जो ट्रांजैक्शन की जाएंगी प्रेजेंट में उनका क्या होता है, एग्रीमेंट होता है, और फ्यूचर्स में क्या कर दिया जाता है, ट्रांजैक्शन की जाती है, बट आर टू मेटेरियलाइज ऑन सम फ्यूचर। ठीक है, मेटेरियलाइज मतलब उसको ट्रांसफ़र करना है, वो क्या होगा, ट्रांसफ़र फ्यूचर में होता है, यानी कि फ्यूचर डिलीवरी की बात की जाती है। एग्रीमेंट आज की डेट में होता है, यानी कि आज जो एक्सचेंज रेट है उस रेट पे ये फिक्स हो जाता है कि मुझे फ्यूचर में इतनी फॉरेन एक्सचेंज की रिक्वायरमेंट है, तो फ्यूचर में क्या होगी, डिलीवरी, और जो एग्रीमेंट की जो रेट रहेगी वो आज की रहेगी। ठीक है, तो ट्रांजैक्शन फ्यूचर में की जाती हैं और जो रेट चलती है वो प्रेजेंट की एक्सचेंज रेट चलती है, इसे हम फॉरवर्ड मार्केट कहते हैं। और ये देखो हेजिंग जो आया है और फॉरवर्ड सेम सा है। हेजिंग भी मैंने यही बताया था कि एग्रीमेंट प्रेजेंट में कर लिया जाता है और ट्रांजैक्शन फ्यूचर में की जाती है। फॉरवर्ड मार्केट में बेटा ऐसा ही होता है। नेक्स्ट इसमें प्रिंसिपल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फॉरवर्ड मार्केट। फर्स्ट है इट ओनली कैटर फॉरवर्ड ट्रांजैक्शन। ठीक है, इसमें फॉरवर्ड ट्रांजैक्शन की बात की जाती है। इट डज नॉट डील विद स्पॉट ट्रांजैक्शन इन फॉरेन एक्सचेंज। सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक है इट डिफाइन फॉरवर्ड एक्सचेंज रेट। ये फॉरवर्ड एक्सचेंज रेट को डिफाइन करती है, द एक्सचेंज रेट विच फॉरवर्ड ट्रांजैक्शन आर टू बी ऑनर्ड। ठीक है, नेक्स्ट है वाई आर फॉरवर्ड ट्रांजैक्शन कॉन्ट्रैक्टेड। तो क्यों कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है फॉरवर्ड ट्रांजैक्शन का। फर्स्ट है टू अवॉइड रिस्क एंड एडवर्स चेंज इन द एक्सचेंज रेट। सेकेंड है टू मेक स्पेकुलेटिव गेन्स। ठीक है, दो पर्पज़ के लिए, रिस्क से बचने के लिए और स्पेकुलेटिव पर्पज़ के लिए फॉरवर्ड ट्रांजैक्शन की जाती हैं। नेक्स्ट बेटा इसमें डिफरेंस है स्पॉट मार्केट में और फॉरवर्ड मार्केट में। तो एक बार मैंने इनको एक्सप्लेन कर दिया, डेफिनेशन बता दी है, डिफरेंस आप यहाँ से लर्न कर लेना। ठीक है बेटा, तो आज ये चैप्टर आपका मतलब रिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने दोबारा आपको रिवाइज कर दिया है, तो आप इस चैप्टर को अब अच्छे से लर्न कर लें, कंप्लीट हो जाना चाहिए। कल हम नेक्स्ट चैप्टर का रिवीजन करेंगे और वो आपका मैक्रो इकोनॉमिक्स का लास्ट चैप्टर होगा। ठीक है, ओके बेटा, हैव ए नाइस डे। और याद क्या करो, साथ के साथ लर्न क्या करो। एनसीईआरटी के भी क्वेश्चन यहाँ पे गिवन है पीछे आपकी बुक में, और मैं आपको कह रही हूँ एबिलिटी जोन जो भी है उसको भी लर्न करो, और अब वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन आते हैं वो भी लर्न करने हैं आपको।